हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीचर के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को चैप्टर वाइज और क्लास वाइज कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसके 8 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के अलावा ये जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के प्रश्न भी साइंस से बनते हैं, तो उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 विज्ञान, इसका पहला चैप्टर है भोजन यह कहां से आता है। तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुण हो, वो किस में आते हैं? तो सर्वाहारी श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाहारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो ओमनीवोर कहा जाता है। इंग्लिश जरूर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ओमनीवोर कहा जाता है। शाकाहारी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो इसे हार्बीवोर कहा जाता है, हार्बीवोर। मांसाहारी को क्या कहा जाता है? तो इसे कॉर्निवोर कहा जाता है। कॉर्निवोर मतलब मांसाहारी। आपकी बार जो बीपीएससी टीचर 2.0 का पेपर हुआ था, उसमें क्लास 6 to 8 में जीके जीएस में यह प्रश्न बना था कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉर्निवोर कहा जाता है, और हिंदी में ही लिखा था कॉर्निवोर। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। अगला है व्याख्या, देखते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, यानी ओमनीवोर कहा जाता है, सर्वाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां फूलों से जो रस होता है उसको एकत्र कर उसे भंडारित करती हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। ये सही बात है, पौधे एवं जंतु भोजन के प्रमुख स्रोत हैं, सही है। दूसरा है, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को नहीं खाया जाता। किसी का हम पत्ती खाते हैं, किसी का पुष्प खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं, किसी का हम जो है पुष्प और पत्ती दोनों खाते हैं, किसी का जो है पत्ती और तना खाते हैं। इसलिए जो है ये आपका गलत हो जाएगा, सभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ दिया होता तो सही होता। तीसरा है आपका, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ये सही है, अभी हमने बताया। किसी का पत्ती पुष्प दोनों खाते हैं, किसी का पत्ती और तना खाते हैं, किसी का पुष्प और तना खाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा भी सही है आपका। चौथा आपका, कौवा मांसाहारी जीव है। ये आपका गलत हो जाएगा। कौवा मांसाहारी नहीं है, कौवा सर्वाहारी है। ठीक है, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, तो इसलिए सर्वाहारी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 और 4 इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत पूछा है था, तो दूसरा और चौथा गलत था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करना है। शेर एवं बाघ ये क्या करते हैं? दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी। पालक, फूल गोभी ये क्या है? तो ये सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही ये किससे बनते हैं? तो ये आपका जंतु उत्पाद है, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, इसलिए ये मिलान हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। इससे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? कौन जो है भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो खनिज लवण और विटामिन सम्मिलित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे यानी रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। ये जो है आहारी रेशे होते हैं लेकिन भोजन में, लेकिन ये जो है पोषक तत्व जो है नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही बात है, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा ये जो है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा है आपका प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। सही है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह भी आपका सही है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। सही है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 आपका तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा दिया है। कह रहा है उपयुक्त में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं पूछा, इसमें कौन सा नहीं है, तो अमीनो अम्ल नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी मंड और शर्करा ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन का प्रकार है। ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल प्रोटीन का प्रकार है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार शर्करा और मंड है। ठीक, अगला, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा के बारे में यहाँ पे पूछा है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। सही बात है, अत्यधिक वसा हो जाती है तो क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। दूसरा कह रहा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अभी हमने पढ़ा था कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। गलत है। देखिए, वसा से जो है वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्रदान मिलती है, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। सही बात है, खाद्य पदार्थ हम जो खाते हैं उसमें भी जल होता है, तो ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। यह भी आपका सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से उठा लिया गया है। आप जो है पुस्तक अगर देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, लाइन टू लाइन जो है वहीं से उठाया गया सारा। दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन दिया है और अभावजन्य रोग दिया है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग दिया है होता है उसके बारे में पूछा है इसमें। तो विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की वजह से आपका रतौंधी होता है यानी दृष्टिहीनता होता है। विटामिन B1 की वजह से कौन सा होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा ये।
ठीक है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी रतौंधी होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना, क्या कहलाता है, ये रतौंधी के लक्षण है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की बात करें तो मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सब क्या है, विटामिन सी की कमी के लक्षण है। विटामिन डी की बात करें, इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं, तो इससे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, रिकेट्स होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य यानी गलत पूछा है इसमें। करा विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, सही बात है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है आपका, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, सही है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए कथन ए, सी और डी सही है, परंतु बी आपका गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी होता है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, खनिज दिया है और अभावजन्य रोग दिया, यानी खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें कह रहा है आपका उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा इसमें, तो कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय रोग होता है, यानी हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, तो ये आपका सही है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेगा रोग, सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी से होती है, तो ये आपका हो जाएगा पहला और दूसरा सुमेलित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं, अगर परिभाषा पूछा जाए इसका तो ये होता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होते हैं, ये जो दंत क्षय दिया है ना, ये किसकी कमी से होता है, तो ये जो है आपका कैल्शियम की कमी से ये भी होता है, लोहे की कमी से नहीं होता है। बाकी आयोडीन की कमी से घेगा होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लौह की कमी से अरक्तता होता है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। ठीक है, अरक्तता होता नहीं, रक्त की अल्पता होते हैं, जिसमें वो किसकी कमी से, आयरन की कमी से होते हैं, खून की कमी जिसे कहते हैं आप। अगला, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है, धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अभी हमने पढ़ा था कि जो है प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धीमी वृद्धि जो है किसकी कमी के कारण, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब तीसरे चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। इससे पहला प्रश्न देखते हैं, तागा यानी धागा पहले तंतुओं से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिए, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, सही बात है। दूसरा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, गलत है, जूट जो है नारियल से थोड़ी प्राप्त होता है। तीसरा है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये आपका सही है। चौथा आपका ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका सही है, तो आपका बी आपका क्या है, सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तागा यानी धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, जूट पटसन के रेशे से प्राप्त होता है, जूट जो है पटसन के रेशे से प्राप्त होता है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और उन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त किया जा सकता है, अतः आपका बी गलत है। जो ये दिया है जूट नारियल से नहीं, जूट जो है पटसन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करा उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है,
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास, जूट यानी फ्लैक्स, फ्लैक्स को जूट कहते हैं, रेशम तथा उनके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसे इसलिए क्या है, ये प्राकृतिक तंतु हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक क्या है? ये संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। इसका मतलब है कि जो है, जो मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित कौन सा है इसमें? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। बाकी फ्लैक्स यानी जूट और रेशम, ये क्या है? किससे है? पादप और किससे? जंतु से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। जूट की खेती प्रमुख रूप से कहां पे की जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4। सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, इसके तो बिहार और असम। 1, 3, 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट की खेती जो है, अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। सही है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, ये भी आपका सही है। तो जब जल में डुबो कर रखते हैं तो आपका क्या होता है? जूट छोड़ देता है, नरम हो जाता है, तो उसको निकाल लिया जाता है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। समानता पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और क्या बन जाता है? धागा बन जाता है। चौथा चैप्टर आपका वस्तुओं के समूह बनाना। इससे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, इसमें कह रहा है कौन जल में विलेय है? जल में विलेय कौन सा है इसमें? तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और आपका सिरका और नींबू का रस। मिट्टी का तेल जल में नहीं घुलता, आपने देखा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को जल में विलेय पदार्थ कहते हैं, यानी जो जल में घुल जाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलेय हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ को अविलेय कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, आपने देखा होगा जब पानी में मिट्टी का तेल डाला जाता है तो ऊपर आ जाता है, वो घुलता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच, करा उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? पारभासी कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए 2, तेल लगा कागज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टता देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पारभासी कहा जाता है। जैसे तेल लगा कागज, देखिए तीनों ध्यान रखिएगा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारभासी क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। सही बात है। दूसरा कह रहा, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। इसमें कह रहा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जरूर पढ़ा करिए आप लोग, सही नहीं पूछा इसमें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका सही नहीं है, पहला सही है, ऑप्शन बी। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, एक प्रकार के पदार्थों से नहीं बनी है। ठीक है। पांचवा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थों का पृथक्करण। इससे भी प्रश्न बना है। अब की बार जो है बीपीएससी का जो पेपर हुआ था
पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा आपका निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। उपयुक्त में से कौन से पृथक्करण की विधियां, कौन से जो है पृथक्करण की विधियां हैं? तो ऑप्शन डी। तीन जो है आपका पृथक्करण की विधियां हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों है मिश्रण से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन, अवसादन, थ्रेशिंग और वाष्पन भी मिश्रण से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। ये सब भी विधियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करा किसी मिश्रण के कणों के अमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। दूसरा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। तो इस तीसरा आपका द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। चौथा है वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें पूछा क्या था, इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो सही नहीं है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन बी। व्याख्या पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, चालन, चालन प्रक्रिया में चलनी यानी छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चाल कर अलग कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आटा चालते हैं ना, उसमें जो भूसी होती है वो चालन में से निकलती है, वही बात है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहा जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का प्रयोग उसे क्या कहता है? निस्यंदन कहा जाता है। जैसे जल में अगर कोई चीज हम देखते हैं, बालू वगैरह बहुत रहता है महीन, तो उसे हम क्या कहते हैं? कपड़ा लगाकर छानते हैं, वही आपका क्या है? निस्यंदन होता है। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। सही है, इसलिए पहला सही था। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसलिए आपका कथन दो आपका गलत हो जाएगा, कथन दो जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो निस्तारण के द्वारा किया जाता है। इसको बार फिर से पढ़ेंगे। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहता है? अवसादन कहा जाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को कहते हैं निस्तारण कहते हैं। इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ये सभी को पता होगा। अगला, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके है, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए, विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी क्या होती है? विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप इस बुक के सारे प्रश्न कर लेते हैं सभी क्लास के, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है साइंस में जो है कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं टोटल, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा के देख सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इससे पहला प्रश्न है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपने जैसे खुरपी देखा होगा, खुरपी का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हत्था लगा होता है, और उसमें लोहे का जो हिस्सा होता है उसको जब उसमें लगाना होता है हत्था को, तो लोहे वाला हिस्सा गर्म करते हैं, तो इसका क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। जब इसको अंदर डालते हैं तो क्या होता है? ये जब ठंडा होने के बाद ये सिकुड़ जाता है तो एडजस्ट हो जाता है। वही बात पूछ रहा था ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित यानी रिवर्स किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 यानी नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 कागज का जलना, दूध का दही बनना, इसको हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। वही कह रहा है कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं। कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकते हैं, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ठीक है, परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, पौधों को जानिए। अगला चैप्टर है 7वां, पौधों को जानिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला प्रश्न इससे, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुष्प के भागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुष्प का भाग पूछा है तो बाह्यदल होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। तो इसमें जो है मूलांकुर नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मूलांकुर जो है पुष्प का भाग नहीं है। ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्न बनते हैं। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर जो है बीज से संबंधित है। मूलांकुर का संबंध बीज से है। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये क्लास 6 है। इसके जैसे जैसे हम क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे लगातार। अगला, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पत्ती के बारे में पूछ रहा है। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। सही बात है। पत्ती में पड़वृंत और फलक होते हैं, यह भी आपका सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं, यह भी सही है। चौथा है, पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। ठीक है, ग्रहण नहीं करती हैं, निकालती हैं। नेक्स्ट, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके पहले हमने पुष्प पढ़ा था, फिर पत्ती पढ़ा, अब हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता। सही बात है। ये पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होती है। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तना उपयोग दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे क्या होते हैं? आरोही कहलाते हैं। नेक्स्ट, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। ये आपका सही है। जड़ के कार्य तो यही होता है। दूसरा है, जल का रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें क्या होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख क्या होता है, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है आपका रेशेदार यानी जिसे आप झकड़ा जड़ कहते हैं। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले
पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त वाली पत्तियां क्या होती हैं, ये आपका पौधे ये रेशेदार होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानांतर वाली क्या होती हैं, समानांतर वाली शिरा विन्यास जो पत्तियों वाली पौधे होते हैं उनके मूसला नहीं होती हैं, बल्कि क्या होते हैं, रेशेदार, यानी झगड़ा जड़ होता है उसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? ये तो अक्सर एग्जाम पूछा था, सीटेट वगैरह में तो बहुत बार ये प्रश्न बना है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ आलू नहीं है, ऑप्शन सी। आलू क्या है, आपका तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टपियोका ये सब क्या है, खाने योग्य, इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं, ये सब क्या है, जड़ है। तो आलू क्या है, आलू तना है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 2 4 5 यानी क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और प्रकाश, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, क्लास 6 के प्रश्न है, इसलिए थोड़ा नॉर्मल है। अभी जैसे जैसे हम क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है उसका लेवल भी हाई होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला चैप्टर है शरीर में गति। इससे पहला प्रश्न देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है संधि और विशेषता। संधि ज्वाइंट दिया है और विशेषता दिया है। पहला है आपका धुराग्र संधि। तो धुराग्र संधि आपका हो जाएगा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, क्या कहलाती है? धुराग्र संधि। अचल संधि क्या होती है? अचल संधि जो है आपका गति ना करने वाली संधि, यानी जो चल नहीं सकती, अचल, गति ना करने वाली संधि अचल संधि। कंदुक खलिका संधि, तो ये आपका हो जाएगा सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि, क्या कहलाती है? खंदुक खलिका संधि। इंपॉर्टेंट है ये। हिंज संधि, हिंज संधि क्या होता है? एक दिशा में गति करने वाली संधि क्या होती है? हिंज संधि होती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अस्थि यानी बोन, उपास्थि, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, ये चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थियां, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियां होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि आपका धुराग्र संधि कहते हैं इसे। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। इसको ध्यान रखिए, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि। दूसरा आपका अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी होती हैं जो गति नहीं करती हैं, यानी हिल नहीं सकती हैं, वो क्या आपका अचल संधि है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य क्या है? आपका अचल संधि है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जबड़े एवं कपाल के मध्य कौन सी संधि है? तो ये आपका अचल संधि है। तीसरा आपका कंदुक खलिका संधि, बॉल या सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं इसे। कंधे और कूल्हे की संधियां होती हैं, ये सभी दिशाओं में गति करते हैं। जैसे कंधे की जो संधि है वो यही है। आपका अगला है हिंज संधि, कोहनी और घुटने की संधियों में होती है, ये एक ही दिशा में गति करती हैं। ये पूछा जाता है हिंज संधि, कोहनी और घुटने में कौन सी संधि? हिंज संधि होती है, एक ही दिशा में गति करती है। अगला है कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। उदाहरण जैसे कान की अस्थि, शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशियों के बारे में दिया है। पहला कर आपका संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है, सही है। दूसरा है पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं, यह आपका गलत है। इसमें सही पूछा कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक आपका करेक्ट है। क्योंकि पेशी
पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं, ना कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। इसको ध्यान रखिएगा। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। ध्यान रखिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। नेक्स्ट, केचुए की शरीर रचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केचुए के बारे में दिया है, केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। दूसरा है, केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी है इसमें, शरीर की अधा सतह पर सूख यानी बाल जैसी आकृति में केचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। अगला है, केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है, पूछा क्या था प्रश्न में, कौन सा सही नहीं है? तो पहला आपका सही नहीं। केचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी केचुओं में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। बाकी केचुओं के बारे में आप सबको पता ही होगा सारा। अगला है, केचुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? केचुओं के बारे में, श्वसन के बारे में पूछा है, इसके श्वसन के बारे में। तो पहला करा, केचुआ नसिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, गलत। ये त्वचा के द्वारा, ये पूछा जाता है कि केचुआ जो है किसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो त्वचा के द्वारा करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। दूसरा आपका, घोंघे के पेशी पाद चलने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं, यह कवच। तीसरा आपका, यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता प्रदान मिलती है। तो ये आपका हो जाएगा, कवच के बारे में दिया है घोंघे के, तो ऑप्शन ए 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। घोंघे का कवच इसका बाह्य क्या होता है, कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशी पाद चलने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं, ये दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खींचता है। अतः आपका जो है कथन तीसरा गलत है। घोंघे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होती हैं, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है। घोंघे के बारे में था ये। अगला आपका मिलान करना है, तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले का तीसरा है। पहले में क्या दिया है, तिलचट्टा। एक मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तिलचट्टा, तो इसका क्या हो गया, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, पहले का तीसरा हो जाएगा। दूसरा आपका पक्षी, पक्षी क्या होगा, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और तीसरा आपका मछली, मछली का हो जाएगा, इसका शरीर धारा रेखी होता है। और चौथा आपका सर्प है, इसके शरीर में अनेक वलय में मुड़ा, इसका शरीर जो है अनेक वलय में मुड़ा होता है। ये आपका सर्प के बारे में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जानवरों के बारे में सारा कुछ दिया है। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टा में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, ये पूछा जाता है। क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ होता है, जिनके कारण उनकी अस्थियां क्या होती हैं, हल्की परंतु मजबूत होती हैं। अगर पाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प क्या होता है, सर्प का मेरुदंड क्या होता है, लंबा होता है।
शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर उनके वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, इस कारण सर्प बहुत तेज से जो है आगे बढ़ता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गत करता हुआ आगे फिसलता है। नेक्स्ट आपका देखिए, हमने इस वीडियो में 8 चैप्टर कवर किए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न जो है अगली वीडियो में करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।